else and I forgot about myself. Yeah. Cruising through the city all by myself, 'cause everybody tell me that I need. हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना अगर आपका लगता है कि आपको आपका करंट अफेयर्स में हाथ बहुत टाइट है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम होता है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों प्लीज़ ऐसा भी मत सोचना, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, और तब बड़ा दुख होता है जब कट ऑफ 120 जाती है और हमारे नंबर 117 या 118 आते हैं। तब हमको पता चलता है कि करंट अफेयर्स की जो अहमियत थी हमारे एग्ज़ाम में कितनी थी। तो इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम एक जंगल की तरह है। शिकार अगर किसी खरगोश का करना हो तो हथियार कम से कम किसी शेर के बराबर लेके चलो। न जाने कब किस शेर से मुलाकात हो जाए, कब किस टाइगर से मुलाकात हो जाए, कब किस लॉयन से मुलाकात हो जाए। ठीक है, तो तैयारी अपनी इतनी स्ट्रांग रखिए कि एग्ज़ाम में अगर कुछ पूछेगा तो हम सब सही से आंसर दे के आएंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अपना एफर्ट्स उस एग्ज़ाम में लगाइए कि हाँ, हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी कीमत में। जो हमसे पूछेगा पूरी ईमानदारी के साथ हम अटैम्प्ट पूरा एग्ज़ाम करके आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी ईमानदारी के साथ हम तैयारी करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। इसमें करंट अफेयर से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो क्या करना है आप सबको पता है, और जिसको नहीं पता है मैं वो वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इतना करना है कि अपनी नोटबुक पास में लेके बैठिए, पेन उठा लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे उसे नोट करिए। मैं जो क्वेश्चंस आपके सामने दिखाने वाला हूँ, ये एक प्रॉपर एक पीडीएफ फाइल है। इसमें मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एमसीक्यू के। ठीक है, लेकिन जो एसएससी के हिसाब से, जो एसएससी के अकॉर्डिंग बेस्ट क्वेश्चन है, मैंने उनका सिलेक्शन इस पीडीएफ में कर चुका हूँ। ये आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा, ध्यान से वीडियो को देखना आप। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है हमसे 15 फरवरी 2017 को 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इसरो, ने किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से रिकॉर्ड 104 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण करा। ठीक है, किस ध्रुवीय उपग्रह का नाम पूछ रहा है वो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, PSLV-37। और कहाँ से करा गया, मैंने ये आपको हाईलाइट कर रखा है, सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से। कब करा गया, कहाँ से, मतलब ये होता है आंध्र प्रदेश में। मॉर्निंग में किस टाइम, ये टाइम आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कहाँ से, PSLV-37। ठीक है, इसमें कितने उपग्रह हैं टोटल, 104। इसमें भारत के कितने हैं, इसमें भारत का आपको दिखाई दे रहे हैं 3, और शेष जो अन्य देशों के हैं वो हैं 101। बस आपको इतना याद रखना है। इसमें एक खास बात ये है कि एक साथ 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत विश्व में पहले देश बन गया है। फर्स्ट नंबर देश जो है वो कौन है, भारत। इसने कितने भेजे, 104। 3 हमारे खुद के देश के थे, 101 अन्य देशों के थे। बस आपको इतना याद रखना। कुछ मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, PSLV-37 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, 104 उपग्रह, ब्रैकेट में लिखिए 3 इंडियन, 101 फॉरेन। बस इतने नोट्स बनाइए, की नोट्स यही होते हैं। ठीक है, पूरा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आपको डिटेल में जाननी है इसकी नॉलेज तो उसको पॉज कर लीजिए, आप सभी संबंधित तथ्य डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू मी इतने नोट्स बनाइए बस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। तो ये जो हमारी शादी में हम लोग फालतू फंड के जो खर्चे करते हैं, ठीक है, उसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है। वो क्या करा गया, आप जरा देखिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, पुत्र और अगर पुत्री की शादी होती है मैक्सिमम 500 मेहमान आप बुला सकते हैं। सगाई होती है तो सगाई में 400 लोग। अन्य छोटे मोटे कार्यक्रम जैसे नामकरण वगैरह में आप केवल 100 लोगों को बुला सकते हैं। ठीक है, शादी में डीजे, लाउड स्पीकर, आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ये कहाँ पर है, 4 ऑप्शन आपको देगा। कभी कभी स्टेट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बस नोट्स इतने बनाइएगा।
आगे एक क्वेश्चन और है, यह दिशा निर्देश कब से अप्लाई होगा? 1 अप्रैल 2017 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है ये जो बांध निर्मित है वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, और ये सरदार सरोवर बांध कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है गुजरात में, याद रखिएगा। या फिर आप डायरेक्ट अपने नोट्स में एक लाइन लिखिए, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्मित करा गया है। ठीक है, ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा बस। इसमें हर चीज आ गई, सरदार सरोवर बांध कहाँ बन रहा है? गुजरात में। कौन सी नदी में? नर्मदा नदी पर। बस ये लाइन लिखिए नोट्स में, याद करिए, आगे बढ़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट टाइप की क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत अधिक है। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है वो है D5। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने जो हाईलाइट कर रखा है हाईलाइटेड से, इसको आप पढ़िए बस केवल। सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। ठीक है, पहले कितने थे? पहले यहाँ पर जो संख्या थी वो थी 23, ओनली 23 संख्या थी इसकी बस। अब इसमें 5 जोड़ दिए कितने हो गए? 28 हो गए, जबकि टोटल पोस्ट कितनी होती है उच्चतम न्यायालय में? वो होती है 31। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल पोस्ट कितनी होती है उच्चतम न्यायालय में? 31 होती है, लेकिन इस समय है कितनी? 28। 28 से पहले कितनी थी? 23। 28 कब बनी है? ये बनी है 15 फरवरी 2017 को, ये लिखा है 15 फरवरी 2017। इसमें जो भी करंट अफेयर मैंने लिए वो मैंने फैब मंथ के लिए मैंने कंप्लीट, ठीक है ना, फैब और फैब एंड तक। मार्च के भी कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे, अगर आपका एग्जाम आने वाला है MTS का एग्जाम या फिर कोई भी आपका एग्जाम है, तो लास्ट आपको 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, उसमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, मेरे पास एक कमेंट्स किसी ने करा था कि सर भी करंट अफेयर्स की वीडियो बनाओ, तो उस बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नोट करिएगा, 3-4 बार रिवाइज करिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। इसी पैटर्न पे ही आपका रियल एग्जाम होने वाला है, इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए पूछता है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पानी में तैरता हुआ स्कूल खोला गया? किस राज्य में पानी में तैरता हुआ स्कूल खोला गया? ये खोला गया, राइट आंसर इसका होगा बी, मणिपुर। मणिपुर से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पे हैं कि ये इम्फाल से 50 किलोमीटर दूर स्थित ये स्कूल खोला गया है। इस स्कूल का जो नाम है वो है लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, ये इसका नाम है यहाँ पर। और आगे बात करता है कि इस झील को हम लोग, लोकटक झील को हम क्या कहते हैं? ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और इस झील को हम लोग क्या बोलते हैं? इस झील को हम बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर किस झील को बोला जाता है? एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है लोकटक झील को लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर कहा जाता है। और जो फ्लोटिंग जो स्कूल खोला गया है, फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ स्कूल, कहाँ पर खोला गया है? बी ऑप्शन से आपका मणिपुर, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो नोट करिएगा। रफली मत देखिएगा कि बस देखा वीडियो को, दर्शन करे, सुन लिया, चलो बंद करा, अगला वीडियो सर्च करा, ऐसा मत करिए। क्योंकि कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, एक वीडियो देखिए बट पूरे ध्यान से, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देखिए, पूरे नोट्स बनाइए तरीके से उसको, और उसको रिवाइज करिए। ये होती है ईमानदारी वाली पढ़ाई। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका नंबर आए, आप ईमानदारी के साथ स्टडी करना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए पूछ रहा है हमसे, फरवरी 2017 मतलब 8 फरवरी 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी दी। इसके तहत मार्च 2019 तक कितने ग्रामीण परिवारों को डिजिटल कार्य के लिए साक्षर बनाया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है 6 करोड़। ठीक है, 6 करोड़ इसका लक्ष्य कब तक रखा गया, कब तक बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 2019 तक, जब तक इनका कार्यकाल है हमारे केंद्रीय सरकार का, तब तक इनका टारगेट है कि इतने परिवारों को हम डिजिटल साक्षर बना देंगे, उनको जो भी नॉलेज होती है वो सब हम उनको देंगे। ठीक है, ये इसका एम रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 2017 को जो हुआ था उस समय मुख्य अतिथि कौन थे। मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस इनके आने से पहले मतलब 26 जनवरी से पहले ये कई एग्जाम में पूछा गया था। जैसे उत्तराखंड पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया था, उससे पहले 2 एग्जाम और हुए थे। मुख्य अतिथि के बारे में एग्जाम हर बार पूछा जाता है। अगर 26 जनवरी बीत चुकी है तो ऐसा नहीं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 26 जनवरी की नेक्स्ट 4 से 5 महीने में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जो भी आपका एग्जाम होगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। सी का मतलब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ये आबू धाबी के प्रिंस है। वहां पे जो सुप्रीम जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जैसे हमारे भारत का जो सुप्रीम पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, सर्वोच्च जो सीट पर बैठा होता है हम उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। अमेरिका में बोलते हैं राष्ट्रपति, लेकिन आबू धाबी में ऐसे पर्सन को बोलते हैं प्रिंस। इनका नाम क्या था, बहुत ही टिपिकल नाम है। अगर आप 3-4 बार अगर आप लिखेंगे इस नाम को तो याद हो जाएगा। कई बच्चों को इनका नाम पहले से इनको याद होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप भी नाम याद कर लेंगे, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ठीक है, इससे संबंधित गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ फैक्ट हैं आपके सामने। ज्यादा बड़े फैक्ट नहीं है, केवल 2 ही फैक्ट हैं इसमें। एनएसजी ने पहली बार परेड में भाग लिया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये ब्लैक कमांडर होते हैं। ये ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, मुंह पे एक ब्लैक सी टोपी लगाते हैं जिसे मंकी कैप बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, किसी ने अगर परेड देखी है 26 जनवरी की तो ब्लैक मतलब यूनिफॉर्म में मुंह को ढक करके ब्लैक से, उसमें इन लोगों ने अपनी पहली बार इसमें परेड में भाग लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अशोक चक्र से सम्मानित कौन हुआ। किस आदमी को, किस पर्सन को, किस शहीद हवलदार को अशोक चक्र से सम्मानित करा गया, उनका नाम क्या था। आपको याद रखना है, हवलदार हंगपन दादा। ठीक है, हंगपन दादा, बस इनका नाम आप याद रखिएगा, इसको स्किप मत करना। इनके नाम को बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है पक्का। ठीक है बच्चों, एग्जाम में भारत की रैंक को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चंस में पूछ रहा है आपसे, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में किसमें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में भारत का क्या रैंक थी, भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त करा। इसमें है 143। ठीक है, 143। अब अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें उसने स्थान प्राप्त करा है 43। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017, भारत की रैंक आप नोट्स में लिखिए 143। अगले क्वेश्चंस की रैंक है 43, उसमें किसमें उसने क्या स्थान प्राप्त करा गया वो क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है हमारा बौद्धिक संपदा सूचकांक। आप लिखिए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 43। पहले में क्या था, 143। तो प्यारे बच्चों 143 एंड 43 में कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में पूछा जाए कुछ और, आप अपना राइट आंसर लगा के आए कुछ और, प्लीज ऐसी गलती मत करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि श्रीलंका के नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल आर.सी. विजयकुमाररत्ने कब भारत के दौरे पर आए। इनकी डेट पूछ रहा है हमसे। तो एग्जाम में कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है कि कौन कब भारत आए। तो ये आए थे 29 जनवरी 2017 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में H1 वीजा में सुधार के लिए नया विधेयक पेश करा गया। इस नए विधेयक में वार्षिक न्यूनतम वेतन कितना कराने का प्रस्ताव रखा गया। तो इसका राइट आंसर है 1.30 लाख अमेरिकी डॉलर। 1.30 लाख अमेरिकी डॉलर, दिस इज द राइट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय स्टेट बैंक में सहायक बैंकों का विलय, भारतीय SBI बैंक में जो सहायक बैंकों का विलय हुआ है वो किस धारा के तहत हुआ है। वो पूछ रहा हमसे धारा का नाम, किस धारा के अंतर्गत, 1925 की किस धारा के तहत ये ऐसा किया गया है, उस धारा का नाम हमको पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये धारा क्या है, 35। ठीक है, SBI आप लिखिए, SBI के ऊपर आप लिख दीजिएगा 35 धारा, आप समझ जाएंगे 1955 के किस धारा के तहत, मतलब धारा 35 के तहत। ठीक है, एग्जाम में इसी टाइप के कुछ फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, नोट करिएगा।
जो भी इम्पोर्टेंट हाईलाइट जो वर्ड है, जो लाइन है, जो शब्द है, वो सब मैं इस मार्कर से हाईलाइट आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन अगेन बैंक को लेकर के है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिखाया था वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने डिस्प्ले पे लेके आया हूँ ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय डाक भुगतान बैंक को वित्तीय वर्ष 17 और 18 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है। आपको 4 ऑप्शन देगा एग्जाम में, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, बट राइट आपका आंसर होगा 500 करोड़। आप इस टाइप से लिखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको लिखिए 500 करोड़। इस तरह से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, जिससे कि आप रिवाइज करेंगे उस टाइम पे आपको काफी आसानी मिलेगी। ठीक है, सही तरीका पढ़ने का बच्चों यही है कि आप नोट्स बनाते चले जाओ, शॉर्टकट की उसकी निकालिए, शॉर्टकट की अपने माइंड में जनरेट करिए कि क्या हो सकती है। अपने नोट्स खुद बनाएंगे अपनी ट्रिक से तो बहुत जल्दी आपके नोट्स काफी छोटे बनेंगे, और आप जब रिवाइज करेंगे एग्जाम से 2 दिन पहले अपनी करंट अफेयर से, 3 दिन पहले अपनी करंट अफेयर से जब रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को तो आपको काफी सहूलियत मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है हाल ही में कौन सा देश या कौन सा राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पीडीएस की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, पीडीएस होती है राशन की दुकान, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है, को नकदी रहित व्यवस्था पर लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। राशन की दुकानों पे अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ पे कैश देते हैं और अपना राशन लेके आते हैं। गेहूँ, चीनी मिलती है वहाँ पर, गेहूँ मिलता है, चीनी मिलती है और चावल मिलता है वहाँ पर। ठीक है, ये तीनों चीज़ अगर हम लेते हैं किलो के हिसाब से, जो वो उनका क्राइटेरिया होता है, बीपीएल कार्ड किसका है या फिर राशन का कार्ड, अलग अलग कलर के होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कोई इंसान की फैमिली कितनी पुअर है, उसके अकॉर्डिंग उसका राशन कम या फिर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब हम जाते हैं पीडीएस या फिर राशन की दुकान पे, तो वहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो कंडीशन होती है परचेज करने की, हम वहाँ पे कैश देते हैं, वो हमसे कुछ कैश काट के हमको वापस देता है। तो इसमें क्या कैशलेस प्रक्रिया कहाँ अपनाई गई कि गुजरात में, गुजरात में जितनी भी राशन की दुकान है वहाँ पे अब कैशलेस प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे आपको पैसे नहीं देने, आपको बस कार्ड, आप कार्ड स्वैप कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू वहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गुजरात को लेके है। गुजरात के हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो पास्ट टाइम पे यहाँ के सीएम रहे थे, तो मोदी जी को लेकर के कोई भी क्वेश्चंस अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आप स्किप नहीं करेंगे, इसको नोट करिए। पीडीएस प्रणाली कैश रहित इक्वल में लिखिए गुजरात, बस नोट्स इतने बनाइएगा, बाकी संबंधित तथ्य मैंने नीचे दिए हैं आपके सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके अगर समय है तो। ठीक है, अगर समय ना हो तो जो भी फैक्ट बताया गया है उसे नोट करिए और आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन आरबीआई का है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि आरबीआई ने किस तारीख से बचत खाते मतलब सेविंग अकाउंट पर रुपए निकासी पर लगे हुए जो बैन था उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी है। उसकी डेट पूछ रहा है हमसे 13 मार्च 2017, इस दिन थी होली। होली से ही आप क्या कर सकते हैं, जितना मर्जी पैसा कैश अपना एटीएम से या बैंक से निकाल सकते हैं। ठीक है, 13 मार्च से बचत खाते से रुपए निकासी पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये बताया गया है। और जो एटीएम की जो लिमिट थी, एटीएम की लिमिट जो थी वो एक बार में 24,000 रुपए तक निकाले जाने का आदेश दिया गया है कि एक बार में आप एटीएम को यूज करके मैक्सिमम 24,000 रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्पीड में मैं थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, वीडियो की लेंथ को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में मुझे बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा अपने, एक बार में वीडियो को वॉच करिए, बस दोबारा इस वीडियो को वॉच मत करना। अपने नोट्स के साथ चाहे तो एक बार दोबारा टाइम है तो टैली कर लीजिएगा अपने नोट्स को, अपने कितने नोट्स सही बनाए हैं कितने गलत बनाए हैं, बस उससे ज़्यादा इस वीडियो को देखने की आपकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है हाल ही में किस संस्था ने स्वच्छ भारत अभियान नहीं, स्वच्छ धन अभियान मतलब मनी को लेकर बात कर रहा है, इसका शुभारंभ किसने करा था। नीति आयोग नहीं हो सकता, आयकर हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, और वित्त मंत्रालय हो सकता है, बट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नहीं हो सकता। तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, स्वच्छ धन अभियान लिखिए नोट्स में, स्वच्छ धन अभियान। ठीक है, इक्वल में लिखिए आयकर विभाग मतलब इनकम टैक्स। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वच्छ धन अभियान का जो शुभारंभ करा है वो किसने करा है? आयकर विभाग ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इसके क्या क्या कार्य हैं वो सब मैंने संबंधित तथ्य में दिए हैं। और अगर आप किसी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम अगर स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो संबंधित लिंक जो नीचे दिया गया है आपको, इस पर क्लिक करिए या ऐसे यहीं पे कॉपी करिए, सिंपल कहीं नोट करके उसको अपने जो आपका एड्रेस बार होगा नेट का, उस पर टाइप करके आप इसकी मैक्सिमम डिटेल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तथ्य बस केवल इतना जानना आवश्यक है, इतना काफी है, इनफ है आपके लिए। स्वच्छ धन अभियान का शुभारंभ किसने करा? आयकर विभाग ने। ठीक है। हमसे कह रहा है फरवरी 2017 को संपन्न भारत इंग्लैंड T20 श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? भारत इंग्लैंड T20 श्रृंखला में, ठीक है, क्या कह रहा है? प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? ठीक है, पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यजुवेंद्र चहल को, यजुवेंद्र चहल। ठीक है। इससे संबंधित तथ्य अगेन मैंने पीडीएफ के नीचे आप देखिए इसमें दिए गए हैं, आप चाहें तो ये सब पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है, आपका इंटरेस्ट लगता है कि क्रिकेट आपको काफी अच्छा लगता है, तो संबंधित तथ्य भी आप इसके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईबीएसएफ ने भारत को विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की मेजबानी अगले कितने वर्षों के लिए सौंपी है? कितने साल तक कंटिन्यू भारत अब विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, इसको होस्ट करेगा? ठीक है। ये क्वेश्चंस काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वह 4 वर्ष। आप लिखिए, आईबीएसएफ ने भारत को विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी है कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? 4 ईयर। ठीक है। आईबीएसएफ की फुल फॉर्म जो है आप नोट करिएगा, अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर्स फेडरेशन, एफ मतलब फेडरेशन। ठीक है। अगले 4 वर्षों तक के लिए भारत क्या करेगा? मेजबानी करेगा इसकी। अगली न्यूज थोड़ी सी सैड न्यूज है। इसमें पूछा गया पूर्व बल्लेबाज पीटर रिचर्डसन का निधन हुआ है। ठीक है। और ये किस देश से संबंधित थे? बस इतना आपसे एग्जाम में पूछेगा। पीटर रिचर्डसन का निधन हुआ है, पूर्व बल्लेबाज थे, किस देश के थे पूछे तो उसका नाम है इंग्लैंड। ये इंग्लैंड की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे जिनका निधन हो गया है। बाकी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा उनकी उम्र क्या थी, ठीक है, कितने टेस्ट मैच उन्होंने खेले, कितने शतक लगाए। ठीक है। बस आपसे ये पूछेगा जिनका निधन हुआ है वो किस खेल से संबंधित थे, ये पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं या बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, फरवरी 2017 को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले देश के दूसरे हॉकी खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है संदीप सिंह। ठीक है। डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त करी है। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को किंगस्टन स्थित एंटी डोपिंग एजेंसी ने 1 वर्ष के लिए बैन कर दिया है? 1 वर्ष तक ये कोई क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। इनका नाम क्या था? इनका नाम है आंद्रे रसेल। ठीक है। और आगे है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी आंद्रे रसेल हैं। ठीक है। इन्होंने उल्लंघन करा, मतलब कि खेल के समय में इन्होंने कुछ ऐसी दवाइयों को यूज़ करा अपनी बॉडी में जिससे कि इनका स्टेमिना बढ़ जाए। तो एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है वो खिलाड़ियों की मेडिकल टेस्ट करती है। अगर खेल के दौरान ये सब बॉडी के अंदर इन सब का लेवल पाया गया, इस टाइप से कोई भी अगर मेडिसिन जो है बॉडी में पाई गई, तो उस खिलाड़ी के प्रति कठोर उसको पनिशमेंट देते हैं। कुछ जगह होता है कि 6 महीने, अगर बहुत ही रेयर और उसने कुछ क्राइम करा है इसको लेकर के, और कुछ लोगों को होता है, कुछ खिलाड़ियों को काफ़ी लंबे समय के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है, जैसे आंद्रे रसेल को करा गया। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे, इनको 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया, इनको मतलब रोक लगा दी कि आप कोई भी गेम नहीं खेलेंगे। ठीक है। याद रखिएगा, आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, इनको क्या हो गया? प्रतिबंधित, इनको 1 साल के लिए कर दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो इनका राइट आंसर जो है वो है गोपाल बागले ने। संबंधित तथ्य नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। जिनको लगता है कि हाँ पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छी रुचि है, जिनको सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, वो सभी स्टूडेंट डिटेल जो भी तथ्य है वो आप पढ़ सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके आप लिंक तक पहुंच सकते हैं, या इस लिंक को नोट करिए। अगर वीडियो में आप कॉपी नहीं कर सकते तो सिंपल लिंक को वहीं नोट करिए, एड्रेस बार में अपने टाइप करिए और डिटेल का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा शिल्पा शेट्टी। इससे पहले भी काफी सारे ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, जैसे कि नाम आपके सामने है, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शंकर महादेवन और सचिन तेंदुलकर भी इस स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी जो बनी है वो बनी है 23 फरवरी 2017 को। कौन बनी है स्वच्छ भारत अभियान की? बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तमिलनाडु की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही थी जयललिता, जिनका निधन हुआ, उसके बाद में वहाँ की राजनीति काफी समय तक हिलती रही, मतलब काफी दुविधा में रही कि कौन सीएम बने। कोई सीएम बना तो उसको टिकने नहीं दिया, रिजाइन दे दिया। लेकिन अभी जो 16 फरवरी 2017 को बने हैं, वहाँ के जो सीएम बने हैं वो बने हैं इदापदी के पलानी स्वामी। पहले जो बने थे, इनसे पहले जो थे वो थे ओ पनीर सेल्वम। ठीक है। जयललिता जी की मृत्यु के बाद में जो सीएम बने थे वो बने थे पनीर सेल्वम, लेकिन इन्होंने अपना पोस्ट से रिजाइन दिया। उसके बाद जो अभी बने हैं राइट नाउ, वो बने हैं इतापति के पलानी स्वामी। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? राइट आंसर है सुरोजेली लियो जेत्सो। संबंधित तथ्य नीचे पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन आपको केवल डायरेक्ट याद रखना है आंसर। नागालैंड के न्यू सीएम कौन है? डायरेक्ट नाम लिखिए और याद करिए। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का निधन हो गया। ये फेमस पर्सनालिटी है, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी इनकी, मुख्य न्यायाधीश रहे थे। उनका कार्यकाल, उनका टेन्यूर जो था वो हमसे पूछ रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है, वर्ष 2012 से 13 तक ये क्या थे? हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इनका अब क्या हो गया है? देहांत हो गया है। ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश से हमसे पूछ सकता है? तो आपको डायरेक्ट याद करना है, 29वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आपको याद करना है 29वें मुख्य न्यायाधीश ये थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी। अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल द्वारा चलाया जा रहा ब्लू हार्ट अभियान किससे संबंधित है? ब्लू हार्ट अभियान या ऑपरेशंस किससे संबंधित है, ये हमसे पूछ रहा है। बस आप नोट्स में लिखिए। देखिए, ब्लू का मतलब अगर आप डिक्शनरी में सर्च मारते हैं, ब्लू लिखते हैं, तो उसमें आता है अश्लील। तो अश्लील कैटेगरी 4 ऑप्शन दिए गए, किससे संबंधित है चेक करिए। युद्ध विराम जो होता है, बी ऑप्शन अश्लील में नहीं आता है। गरीबी उन्मूलन अश्लीलता में नहीं आती है। हृदय से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता, ये भी अश्लीलता में नहीं आता है। अश्लीलता की जो कैटेगरी होती है वो मानव तस्करी। ठीक है, मानव की तस्करी को मतलब करके ये जो ऑपरेशन चलाया गया, ये ब्लू हार्ट इससे संबंधित था, मानव तस्करी से। और ये कहाँ चलाया गया? पंजाब के लोक गायक हैं सतिंदर सरताज, इन्होंने ये ऑपरेशंस, ये ब्लू हार्ट जो हमारा कैंपेन था वो स्टार्ट करा था। देखिए, मानव तस्करी भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मानवों को ले करके उनके साथ काफ़ी गलत क्राइम करा जाता है। तो आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है ज़्यादा, क्या कोई ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि ब्लू का मतलब, अगर हम गैस करें, अपना IQ लेवल यूज़ करें, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएं, ब्लू का मतलब होता है अश्लील। ठीक है, डिक्शनरी में सर्च मारिएगा, अगेन आप ब्लू टाइप करेंगे तो अश्लील आएगा। अश्लील का मतलब गंदी हरकतें जो होती है उसे बोलते हैं ब्लू एक्टिविटी। तो मानव तस्करी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमसे पूछ रहा है एस्चोम के नए अध्यक्ष
कौन है? आप नोट्स में लिखिए एस्ट्रोम के नए अध्यक्ष कौन है? संदीप जजोडिया। ठीक है, संबंधित तथ्य आप नीचे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसका संबंधित तथ्य क्या है, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत बढ़ने वाली है। लग रहा है मुझको ऐसा क्वेश्चंस बहुत बचे हुए हैं अभी इस पीडीएफ में, तो मैं चाहता हूँ कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में सारे में कवर कर दूं। ठीक है, एस्ट्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। एस्ट्रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एस्ट्रोम की फुल फॉर्म अपने नोट्स में लिखिए। अध्यक्ष कौन है? संदीप जजोडिया। बस इतना बहुत है आपके लिए इस नोट्स में, की नोट्स इतने बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है? तो इनका जो राइट आंसर है वो है त्यागी जी, मतलब अजय त्यागी जो बने हैं वो बने हैं सेबी के नए अध्यक्ष। तो वो राइट आंसर क्या है इसका? अजय त्यागी। बस नोट्स में इतना लिखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष यूके सिन्हा है सेबी के। इनका स्थान 1 मार्च से इन्होंने ले लिया है। इनका जो टेन्यूर जो है वो 1 मार्च को खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आएंगे नए हमारे जो होंगे अध्यक्ष सेबी के, वो कौन होंगे? अजय त्यागी जी। ठीक है, ये पर्सनैलिटी काफी फेमस पर्सनैलिटी है। चेहरा ध्यान से देख लीजिए, भूलिएगा मत। हाल ही में पत्नी पटनायक का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से थे? इसका राइट आंसर जो है वो है साहित्यकार। बहुत बड़े बड़े साहित्य इन्होंने लिखे हैं। कुछ लोगों के नाम को नहीं पता होते हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग स्टेट है, यहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पर्सनैलिटी रहती है। हर एक पर्सनैलिटी के बारे में हमको नहीं पता होता, लेकिन ये पर्सनैलिटी भी बहुत फेमस है। अगर निधन होता है तो एग्जाम में कभी कभी इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है, पत्नी पटनायक का निधन हुआ, वो साहित्यकार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा स्टील बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया? टाटा स्टील बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये टाटा कंपनी बहुत फेमस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा स्टील बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इस पद पर वह साइरस मिस्त्री का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे अध्यक्ष? ये थे साइरस मिस्त्री। संबंधित लिंक आपको दिया गया है, कुछ बेसिक फैक्ट आपको मैंने इसमें बता दिए हैं, वो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अगेन एक साहित्यकार उपन्यासकार का नाम, अगेन निधन से संबंधित ये न्यूज है। पटकथा लेखक बानो कुदसिया, लेखक जो है बानो कुदसिया का निधन हो गया। या किस देश से हैं? ये एक्चुअली है पाकिस्तान से। ठीक है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान है तो हमसे वो नहीं पूछेगा, इससे संबंधित आंसर या क्वेश्चंस लेकिन पूछ सकता है हमसे। तो राइट आंसर क्या है इसका? पाकिस्तान। हाल ही में मुंबई में आयोजित लैक्मे फैशन वीक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर मॉडल अंजलि लामा। ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर मॉडल अंजलि लामा किस देश से संबंधित है? ये जो संबंधित है ये है नेपाल से। और लैक्मे फैशन वीक कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में आयोजित। तो आपको केवल नाम याद रखना है, अंजलि लामा पहली ट्रांसजेंडर मॉडल जिन्होंने लैक्मे फैशन वीक में भाग लिया। किस देश की है? नेपाल की। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त करा? इसका जो राइट आंसर है अमूल्य कुमार पटनायक। ये कौन है? दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त अमूल्य कुमार पटनायक। मोस्ट टाइम पे आंसर क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष अहमद का निधन हो गया, वे किस राज्य के लोकसभा अध्यक्ष थे? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस। इनका क्या हुआ था? इनका निधन जो हुआ था, जब ये
लोकसभा में एक बिल पास हो रहा था, तो उससे संबंधित कुछ बहस चल रही थी। ऑन द स्पॉट इनको दौरा आया, उनका निधन ऑन द स्पॉट हो गया। तो ये जो थे लोकसभा सदस्य थे केरल के, इनका क्या हो गया, निधन हुआ। डिटेल इनके सामने मैंने आपको दी है इस पीडीएफ में, आप देख लीजिएगा ध्यान से। इनकी डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी पर्सनालिटी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। फेमस पर्सनालिटी अगेन, फेस देखिए, सचिन तेंदुलकर। हाल ही में सचिन तेंदुलकर द्वारा गोद लिया गया गांव दोंजा महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए, दोंजा जो स्थित पड़ है वो है उस्मानाबाद में, और 14 फरवरी 2017 को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कौन है? सचिन तेंदुलकर। इन्होंने वहां की निधि से, वहां के फंड से, वहां से कुछ फंड रिलीज कराया, और उसके बाद वो सारा फंड कहाँ पे लगाया? उस्मानाबाद जिले में। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मतलब डैड कहा जाए तो इन्होंने उस जिले को गोद लिया है, और उसकी देख रेख उस फंड से अब करी जाएगी। बाकी संबंधित तथ्य, कितनी राशि दी इन्होंने, मतलब सांसद निधि से इन्होंने 4 करोड़ रुपए की धनराशि ली, और उसके बाद वो धनराशि इस जगह लगा दी, उस्मानाबाद जिले में लगाई, वहां के विकास के लिए। 59वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2017 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार प्राप्त करने वाली गायिका अडेल किस देश की हैं? तो इसका सही जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एग्जाम में ये कई बार पूछा गया। ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है ग्लोबल म्यूजिक के क्षेत्र में, या म्यूजिक के क्षेत्र पर। जैसे आपने देखा होगा, हनी सिंह का एक गाना है, आपको अगर याद होगा, ग्रैमी ले आऊंगा। वो उस गाने में उस जो रैप जो वो कर रहा है उसमें बोलता है, अगर तुम बोलो तो मैं ग्रैमी ले आऊंगा। तो ग्रैमी जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? म्यूजिक, क्योंकि हनी सिंह जो है वो म्यूजिक भी देता है और सिंगर भी है वो। तो ग्रैमी जो है संगीत के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अवार्ड में से एक है। 12 फरवरी 2017 को 70वें बाफ्टा पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सी बेस्ट फिल्म थी? वो थी ला ला लैंड। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे, इनका नाम है कैसी एफ्लेस। ये फिल्म का जो नाम है मैनचेस्टर बॉय द सी। नाम याद मत करिए, बस ये याद रखिए कि सबसे श्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, उसका नाम, उसमें एक्टर कौन थे? कैसी एफ्लेस। 30 जनवरी 2017 को फिलीपींस में संपन्न हुआ क्या? मिस यूनिवर्स 2016 प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है? इनका राइट आंसर है आइरिस मिटेनायरे। आइरिस मिटेनायरे। इनका नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस इंडिया से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। नाम बड़े ध्यान से याद करिएगा, नोट करिएगा। हाल ही में ई जल परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई? ई जल परियोजना, देखिए, ई जल परियोजना वहां लागू होगी जहां पर मैक्सिमम पानी होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पानी कहाँ मिलता है हमको? जम्मू कश्मीर में। देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट दिए गए हैं, आप चाहो तो इस फैक्ट को। जम्मू कश्मीर राज्य में अशांति के दौरान बंदियों की जो संख्या होती है, जो मतलब जो क्रिमिनल होते हैं, उनकी संख्या डे बाय डे बढ़ रही है। ठीक है, ई जेल परियोजना, ई जेल परियोजना, ठीक है, जेल में कैदियों की संख्या बढ़ रही है, उनको ढंग से उनका मोनिटाइजेशन करा जाएगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ई जेल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई है। जेल से याद करिए जल। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की है याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2020 तक कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध
कराया जाएगा, केंद्र सरकार का लक्ष्य कितना है, कितना फंड उसने इसके लिए रिजर्व करा है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। केंद्र की राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2020 तक कितने युवाओं को कितने यूथ को रोजगार उपलब्ध कराना है, उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है 5 करोड़ यूथ को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। कब तक? 2020 तक इनका टारगेट है। तो दोनों चीज याद करिएगा, 2020 तक 5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने एक टारगेट सेट करा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से जुड़े हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है उसको प्लीज़ उस पर नज़र अपनी सटीक रखिएगा, काफ़ी मॉनिटर करिए उस सभी बातों को, क्योंकि एग्ज़ाम में मोदी से संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण उन्नयन योजना शुभारंभ हुई? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका है CMSGUY। किसने शुभारंभ करा इसका? कौन से स्टेट ने करा, कौन से राज्य ने करा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। इसमें क्या होता है देखते हैं। इस जो ये जो मिशन खोला गया है, ये जो मिशन स्टार्ट करा गया, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में कृषि आय, जो एग्रीकल्चर जो इनकम होती है उसको क्या करना है? दुगना करना है, डबल करना है इसको। इसका जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट हमारा ये है इसमें। और ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, CMSGUY का शुभारंभ कहाँ करा गया, कौन से स्टेट में? असम। इसका मेन पर्पस, इसका मेन एम क्या है? एग्रीकल्चर की जो इनकम है उसको डबल करना। बस इतना ही आप याद करिएगा। प्लीज़ 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 इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगेन आपसे मैं बोल रहा हूँ, नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बना रहे हैं, अगर आपको एक बार वीडियो वॉच करके हर चीज़, सारे टॉपिक, एक पॉइंट आपको याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स मत बनाइए, ठीक है। बट जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो प्लीज़ अपने नोट्स बनाइएगा, वीडियो को पॉज करिए, एक एक क्वेश्चंस पे पॉज करिए, नोट्स बनाइए, अगले क्वेश्चंस पे उसके बाद बढ़िए। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन स्कीम एवं कौशल्य योजना आरंभ करी? ये है, इसका अनुमोदन किसने करा है? इसका जो अनुमोदन करा है वो करा है मध्य प्रदेश। ये जो है हमारे मध्य प्रदेश के CM का चेहरा है। ये फेस जो है हमारे क्या है, ये CM है, कहाँ के? मध्य प्रदेश के। चेहरा ध्यान से देख लीजिएगा। और हाँ, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, अगर आपको राइट आंसर पता हो तो मुझे राइट आंसर भेजिएगा कि ये जो CM जिनका चेहरा आपको दिख रहा है, इनका नाम क्या है, इनका सही नाम क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपका राइट आंसर होगा तो आपको मिलेंगे 5 स्टार। आप चाहें तो प्लीज़ 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 इसका राइट आंसर भेजिए। उम्मीद करता हूँ कि मुझे काफ़ी लोग इसका रिप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या 3 से 5 सितंबर 2017 के मध्य, इस बीच में 19वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा? ठीक है, ये आयोजन कहाँ पर होगा, ये आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको अपना राइट आंसर देना है C, जियामेन शहर में। और ये शहर कहाँ पर है? ये चीन में किया जाएगा। ये शहर कहाँ पड़ता है? चीन में। आप बस इतना लिखिए अपने नोट्स में, 19वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जियामेन शहर चीन में किया जाएगा। तो एक उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी, इसकी क्या होगी? थीम होगी। ये थीम भी एग्जाम में कई बार पूछ लेती है, ध्यान से लिखिएगा। ब्रिक्स की थीम क्या है? स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर ब्राइटर फ्यूचर। ये इसकी थीम इस बार रखी गई है। याद कर रखिएगा बच्चों, शहर का नाम, कंट्री का नाम और थीम, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, एक होता है मसाला बॉन्ड जो फिलहाल बैंकिंग की टर्म में इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन यहाँ से कह रहा है हमसे क्वेश्चंस में, यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, बस ये पूछ रहा है हमसे। हमारा जो राइट आंसर है वो है
तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। इस सम्मेलन की थीम जो थी, इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी सेंचुरी स्पाइस इंडस्ट्री डिसरप्ट और बी डिसरप्टेड। जो पहला जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था गोवा में। आपको चलिए इसको आप याद मत करिएगा, कर लेते तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट पहली बार कहाँ हुआ था। तो अभी जो होगा आयोजित वो होगा ऑप्शन सी में। संबंधित तथ्य नीचे दिए गए हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस लिंक पे जा करके इस लिंक की डिटेल ले सकते हैं इसमें। और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने जो सेंटेंस है, जो वर्ड मैंने कवर कराया रेड इससे, तो आप उसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस मैंने आपको इस फाइल में दिखाए हैं, बस जो भी इंपॉर्टेंट है वही। बाकी फालतू क्वेश्चन जो थे, जो काफ़ी ब्रॉड थे, काफ़ी डीप थे, जो एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, वो मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इसमें स्किप कर दिया है। हर क्वेश्चन पे मैं पॉज ले रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन पे नेक्स्ट में बढ़ रहा हूँ पीडीएफ में। तो थोड़ा सा टाइम का जो मुझे मार्जिन चाहिए वो इसलिए चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगेन पॉज कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चंस पूछता है हमसे, किस देश में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा 2017 में। ठीक है, बिम्स्टेक कहाँ पर होगा, ये होगा नेपाल में। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, ये तो नेपाल में होगा। चलो ठीक है, हमें क्लियर हो गया नेपाल में होगा। लेकिन बिम्स्टेक के बच्चों क्या फुल फॉर्म है, एग्जाम में प्यारे बच्चे ये पूछेगा आपसे। बिम्स्टेक कहाँ पे होगा, नेपाल में, हमें पता है। लेकिन बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। नेपाल में होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 1997 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1997, 1997 में। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे स्किप मत करिएगा, इसको नोट प्लीज जरूर करिएगा जिनको नहीं पता है इसका आंसर क्या था। तो अगला क्वेश्चन है, 17वें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ करा गया था। मतलब जो आतंकवाद जो फैल रहा है हमारे पूरे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, इसका आयोजन करा गया था कि कैसे इससे लड़ा जाए, कैसे मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को दिया जाए। एक सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इसका सही जवाब है मानेसर। मानेसर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, मानेसर में एक सम्मेलन हुआ था, मानेसर हरियाणा में। 17वें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर है, उन्होंने किया था। बस इतना याद रखिए कि कहाँ पे हुआ था, मानेसर में। मानेसर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और किसने करा था इसका शुभारंभ, ये करा था राज्य मंत्री, क्या, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। ये नाम भी आप याद कर सकते हैं। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। हाल ही में डिजिटल रेडियो गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ। 4 ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में। बात कर रहा है डिजिटल रेडियो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, ये पूछ रहा है हमसे कहाँ पर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। दिल्ली देगा ऑप्शन, डरने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली बोले, नई दिल्ली बोले, कुछ भी बोले, हमारा राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली। डिजिटल रेडियो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। तो बच्चों इसी के साथ करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस इस पीडीएफ के जो मोस्ट एमपी थे वो मैंने कवर करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बैक साइड से जो भी मेरी ओर से डिस्टर्बेंस रही, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग घर पे करता हूँ, मैं कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, तो जो भी डिस्टर्बेंस रही मैं उसके लिए आप सभी से सॉरी बोलूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आपने पॉज करा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे, जो जो मैंने कहा उन सभी बातों को आपने अच्छे से फॉलो करा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बच्चों प्लीज आप अपने फ्रेंड को ना ये वीडियो शेयर पक्का करना।
उस फ्रेंड को शेयर करना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। उसे मत शेयर करना कि जो आपका फ्रेंड सीए की तैयारी कर रहा हो, कोई अगर मेडिकल की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काम के नहीं है। तो उसी को शेयर करना जो फिलहाल किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की, एसएससी की या फिर यूपीएससी का आपका फ्रेंड हो, उस तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सी या ग्रेड डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक स्टैंडर्ड मैगजीन पर मंथ परचेज करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, जैसे एसएससी के लिए आती है एसएससी क्रॉनिकल, और बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आती है क्रॉनिकल मैगजीन। दोनों में फ़र्क है। एसएससी क्रॉनिकल 30 रुपये की मैगजीन है, जो भी उसमें करंट अफेयर कवर करी गई है वो करी गई है मात्र एसएससी को लेकर के। लेकिन क्रॉनिकल 80 या 100 रुपये की मैगजीन आती है, मंथली निकलती है, उसमें मैक्सिमम कवरेज आपको मिलेगा यूपीएससी लेवल तक का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रॉनिकल परचेज करिए, पीडी परचेज कर लीजिए। अगर आपको क्रॉनिकल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, या फिर दृष्टि की मैगजीन आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में आती है दृष्टि, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल ग्रेड सी और ग्रेड डी के पोस्ट के फॉर्म भरते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार और वॉच करिए ध्यान से, उसके बाद में अपने नोट्स बनाइए, टैली करिए अपने नोट्स को, मैक्सिमम रिवाइज करिए, और मंथली एक मैगजीन आप भी परचेज करिए। आप सभी कोई भी, जैसे एसएससी के लिए मैंने आपको बताया कि एसएससी क्रॉनिकल मैगजीन आती है, एक अरिहंत की मैगजीन आती है, आपके आसपास जो भी बुक स्टोर है वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगी पड़ जाती है, क्योंकि उसमें वो लोग एक एक मैगजीन में शिपिंग चार्ज भी ऐड कर लेते हैं। अगर आप पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो शायद उसमें थोड़ा सा आपको सस्ता पड़े। वो कहाँ से लेनी है, क्या लेनी है, वो आपको डिसाइड करिएगा। इसके लिए मैं आपको ज़रा गाइड नहीं कर पाऊँगा, मैं केवल सिलेक्टेड आपको मैगज़ीन का नाम बता रहा हूँ, कौन कौन सी मैगज़ीन कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को अगर आपने पसंद करा हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड है, इवन जो भी फ्रेंड अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे लाइक ही क्यों ना करते हो, आप उसे अनलाइक करते हो, आपके और उसके बीच में 36 का आंकड़ा हो, दुश्मन ही क्यों ना हो, उस तक भी शेयर करिए। आप अपनी तरफ से पॉजिटिव बनाए रखिए रिलेशन अपना, उसको शेयर करिए, बाकी उस पर डिपेंड करता है। वीडियो अगर उसको पसंद आएगा तो वो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, वो उसकी मर्जी, वो उस पर छोड़ दीजिए। लेकिन आप इस वीडियो को इस चैनल के अंदर तक सीमित ना रखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जो नीचे आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, उन्नति का जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हाथ और ये इंक पॉट दवात, इस पे आप क्लिक करिए। डायरेक्ट हम आप इसके थ्रू भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऊपर जो मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं इस चैनल पे। मिलता हूँ जल्द एक नए करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ में, लेता हूँ आपसे अलविदा, धन्यवाद। यह दिशा निर्देश कब से अप्लाई होगा? 1 अप्रैल 2017 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है ये जो बांध निर्मित है वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, और ये सरदार सरोवर बांध कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है गुजरात में, याद रखिएगा। या फिर आप डायरेक्ट अपने नोट्स में एक लाइन लिखिए, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्मित करा गया है। ठीक है, ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा बस। इसमें हर चीज आ गई, सरदार सरोवर बांध कहाँ बन रहा है, गुजरात में, कौन सी नदी में, नर्मदा नदी पर, बस ये लाइन लिखिए नोट्स में, याद करिए, आगे बढ़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत अधिक है। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है वो है D5। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने जो हाईलाइट कर रखा है हाईलाइटर से, इसको आप पढ़िए बस केवल। सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। ठीक है, पहले कितने थे? पहले यहाँ पर जो संख्या थी वो थी 23, ओनली 23 संख्या थी इसकी बस। अब इसमें 5 जोड़ दिए कितने हो गए? 28 हो गए, जबकि टोटल पोस्ट कितनी होती है उच्चतम न्यायालय में? वो होती है 31। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल पोस्ट कितनी होती है उच्चतम न्यायालय में? 31 होती है, लेकिन इस समय है कितनी? 28। 28 से पहले कितनी थी? 23। Someone else and I forgot about myself. Yeah. Cruising through the city all by myself. 'Cause everybody tell me that
हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना अगर आपका लगता है कि आपको आपका करंट अफेयर्स में हाथ बहुत टाइट है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम होता है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों प्लीज़ ऐसा भी मत सोचना, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, और तब बड़ा दुख होता है जब कट ऑफ 120 जाती है और हमारे नंबर 117 या 118 आते हैं। तब हमको पता चलता है कि करंट अफेयर्स की जो अहमियत थी हमारे एग्ज़ाम में कितनी थी। तो इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम एक जंगल की तरह है। शिकार अगर किसी खरगोश का करना हो तो हथियार कम से कम किसी शेर के बराबर लेके चलो। न जाने कब किस शेर से मुलाकात हो जाए, कब किस टाइगर से मुलाकात हो जाए, कब किस लॉयन से मुलाकात हो जाए। ठीक है, तो तैयारी अपनी इतनी स्ट्रांग रखिए कि एग्ज़ाम में अगर कुछ पूछेगा तो हम सब सही से आंसर दे के आएंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अपना एफर्ट्स उस एग्ज़ाम में लगाइए कि हाँ, हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी कीमत में। जो हमसे पूछेगा पूरी ईमानदारी के साथ हम अटैम्प्ट पूरा एग्ज़ाम करके आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी ईमानदारी के साथ हम तैयारी करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। इसमें करंट अफेयर से कुछ एमसीक्यू 28 कब बनी है? ये बनी है 15 फरवरी 2017 को। ये लिखा है 15 फरवरी 2017। इसमें जो भी करंट अफेयर मैंने लिए वो मैंने फैब मंथ के लिए मैंने कंप्लीट, ठीक है ना, फैब और फैब एंड तक। मार्च के भी कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे अगर आपका एग्जाम आने वाला है, एमटीएस का एग्जाम या फिर कोई भी आपका एग्जाम है, तो लास्ट आपको 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए। उसमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, मेरे पास एक कमेंट्स किसी ने करा था कि सर भी करंट अफेयर्स की वीडियो बनाओ, तो उस बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नोट करिएगा, 3-4 बार रिवाइज करिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। इसी पैटर्न पे ही आपका रियल एग्जाम होने वाला है, इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए, पूछता है हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पानी में तैरता हुआ स्कूल खोला गया? किस राज्य में पानी में तैरता हुआ स्कूल खोला गया? ये खोला गया, राइट आंसर इसका होगा बी, मणिपुर। मणिपुर से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पे हैं कि ये इम्फाल से 50 किलोमीटर दूर स्थित ये स्कूल खोला गया है। इस स्कूल का जो नाम है वो है लोकटक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, ये इसका नाम है यहाँ पर। और आगे बात करता है कि इस झील को हम लोग, लोकटक झील को हम क्या कहते हैं? ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और इस झील को हम लोग क्या बोलते हैं? इस झील को हम बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर किस झील को बोला जाता है? एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है लोकटक झील को लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर कहा जाता है। 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत विश्व में पहले देश बन गया है। फर्स्ट नंबर देश जो है वो कौन है? भारत। इसने कितने भेजे? 104। 3 हमारे खुद के देश के थे, 101 अन्य देशों के थे। बस आपको इतना याद रखना। कुछ मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? PSLV C-37 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, 104 उपग्रह, ब्रैकेट में लिखिए 3 इंडियन, 101 फॉरेन। बस इतने नोट्स बनाइए, की नोट्स यही होते हैं। ठीक है, पूरा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आपको डिटेल में जाननी है इसकी नॉलेज तो उसको पॉज कर लीजिए, आप सभी संबंधित तथ्य डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू मी इतने नोट्स बनाइए बस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करे गए हैं? तो ये जो हमारी शादी में हम लोग फालतू फंड के जो खर्चे करते हैं, ठीक है, उसमें एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है। वो क्या करा गया आप जरा देखिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है? पुत्र और अगर पुत्री की शादी होती है मैक्सिमम 500 मेहमान आप बुला सकते हैं। सगाई होती है तो सगाई में 400 लोग। अन्य छोटे मोटे कार्यक्रम जैसे नामकरण वगैरह में आप केवल 100 लोगों को बुला सकते हैं। ठीक है, शादी में डीजे लाउड स्पीकर आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ये कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपको देगा। कभी कभी स्टेट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बस नोट्स इतने बनाइएगा। आगे एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो क्या करना है आप सबको पता है।
और जिसको नहीं पता है मैं वो वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इतना करना है कि अपनी नोटबुक पास में लेके बैठिए, पैर उठा लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे उसे नोट करिए। मैं जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाने वाला हूँ ये प्रॉपर एक पीडीएफ फाइल है, इसमें मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एमसीक्यू के। ठीक है, लेकिन जो एसएससी के हिसाब से, जो एसएससी के अकॉर्डिंग बेस्ट क्वेश्चन है, मैंने उनका सिलेक्शन इस पीडीएफ में कर चुका हूँ, ये आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। ध्यान से वीडियो को देखना आप। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है हमसे 15 फरवरी 2017 को, 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इसरो, ने किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से रिकॉर्ड 104 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण करा। ठीक है, किस ध्रुवीय उपग्रह का नाम पूछ रहा है वो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, PSLV-37। और कहाँ से करा गया, मैंने ये आपको हाईलाइट कर रखा है, सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से। कब करा गया, कहाँ से, मतलब ये होता है आंध्र प्रदेश में। मॉर्निंग में किस टाइम, ये टाइम आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कहाँ से, PSLV-C-37। ठीक है, इसमें कितने उपग्रह हैं टोटल, 104। इसमें भारत के कितने हैं, इसमें भारत का आपको दिखाई दे रहे हैं 3, और शेष जो अन्य देशों के हैं वो हैं 101। बस आपको इतना याद रखना है। इसमें एक खास बात ये है कि एक